नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजुएरा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजुएरा लर्निंग पर। व्यूअर्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे फेसबुक हैंडल पर @थिंक एजुएरा लर्निंग। और जल्द ही आपको हमारी वेबसाइट भी मिलेगी। व्यूअर्स, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्किल फ्रेमवर्क, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। और इसके कंपोनेंट्स जैसे कि कॉन्सेप्ट, टेकटॉक और वॉक थ्रू, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे और अपनी सभी लर्निंग्स में इसको इनबिल्ड करके चलेंगे, ताकि हमें एट द एंड ऑफ ईच लर्निंग वी कैन गेट सम स्किल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस ऑफिस के एक एप्लीकेशन जिसका नाम है एमएस एक्सेल। और ये सीरीज जो है वो रिलेटेड होगी मास्टरिंग इन एमएस एक्सेल। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक्सेल एप्लीकेशन के विंडोज़ के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी तरह की विंडोज़ होती हैं और उस विंडोज़ को यूज़ करके हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। सो व्यूअर्स, आप अपनी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन की दो बेसिक विंडोज होती हैं। पहली होती है एप्लीकेशन विंडो और दूसरी होती है डॉक्यूमेंट विंडो। अगर कॉन्सेप्चुअली इसे समझने की कोशिश करें तो एप्लीकेशन विंडो उस विंडो को कहते हैं जो उस एप्लीकेशन की सपोर्टिंग विंडो होती है। और उसी विंडो में उससे रिलेटेड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे जैसे कि मेन्यूज हैं। और हर एक मेन्यूज के अंदर उसकी जो कमांड्स हैं, अगर आप करंट फॉर्म में देखेंगे तो पिक्चोरियल व्यूज में आती हैं। और ये विंडोज जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, कॉलम हेडर से ऊपर की जो विंडोज देख रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर और मेरा कर्सर पे आप देख सकते होंगे, ये विंडो पूरी की पूरी हमारी एक एप्लीकेशन विंडो है एमएस एक्सेल की। और इस विंडो में अलग अलग मेन्यूज हैं। अलग अलग मेन्यूज में जाकर हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं एप्लीकेशंस को और उससे अपना काम ले सकते हैं। दूसरी चीज इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट विंडो है वो होती है डॉक्यूमेंट विंडो। एक्सेल, एमएस एक्सेल व्यूअर्स एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जब मैं बात करता हूँ स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब होता है कि इसकी जो ये विंडो है, जिस विंडो में हम कोई भी काम करते हैं, वो एक स्प्रेडशीट के रूप में है या एक ग्रिड के रूप में है। और ये ग्रिड कैसे बनती है मैं आपको बता समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को खोलते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी, जो इसमें ये ऊपर एप्लीकेशन विंडो होगी, नीचे डॉक्यूमेंट विंडो होगी। और ये जो पूरी एक एक पेज खुला हुआ है, इसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। और आप फाइल मेन्यू में जाके अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे या फिर आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे या होम पे, यहाँ पे सेव बटन भी आता है, सेव बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो इस फाइल को आप वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, जो आपके आपके कंप्यूटर में जो भी आप लोकेशन देंगे वहां पर सेव हो जाएगी। तो किसी भी वर्कबुक में अगर आप देखेंगे तो इनिशियली देखेंगे, आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं वर्कशीट इंट्रो, जिसमें नाम लिखा हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं हम वर्कशीट। तो एक वर्कबुक में कितनी भी वर्कशीट आप बना सकते हैं और इसकी नंबर्स काफ़ी हो सकते हैं। ये नाम मैंने चेंज किया हुआ है व्यूअर्स। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब आप ब्लैंक वर्कबुक कोई खोलते हैं, मैं वर्कबुक बोल रहा हूँ, वर्कबुक इन एमएस एक्सेल की कोई भी फाइल होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। तो जब कोई भी आप नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सीट ओपन होती है उसका नाम होता है सीट 1, देन सीट 2, सीट 3, सीट 4। इसी तरीके से आप कई सीट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे बाद में कि जो सीट्स होती हैं उन सीट्स के आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं, उनके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर पाएंगे। तो पहले अभी आप कॉन्सेप्चुअली ये समझिए कि जो नीचे जो इसमें सीट्स बनी होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं इसके, इनको हम शीट या वर्कशीट कहते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने अभी बात की, ग्रिड की। तो ग्रिड कैसे बनती है दोस्तों इसमें? इसमें देखिए कि सबसे पहले ऊपर टॉप में यहाँ आप कुछ हेडर्स देख रहे हैं, ABCDEFG इस तरीके से चल रहे हैं। इनको हम कहते हैं कॉलम हेडर। ये हर एक कॉलम है, क्योंकि जो स्प्रेडशीट है वो रो एंड कॉलम के
कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ये जो कॉलम हेडर्स हैं इनको हम रो कॉलम हेडर्स बोलते हैं। और इसी तरीके से हर एक रो का यहाँ पर एक नंबर होता है जिसको हम रो नंबर कहते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एमएस एक्सेल एप्लीकेशन की ये है कि इस कॉम्बिनेशन से कॉलम हेडर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन से जो भी इंटरसेक्शन बनता है उस स्प्रेडशीट की सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और इस सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल के नाम से जानते हैं। और मैं इसको मैजिक ही कहूंगा कि एक मैजिकल चीज यहाँ पर ये है कि हर एक सेल को हम उसके एड्रेस से हर एक सेल को हम एक एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेल हाईलाइट की हुई है जो कॉलम पी, जो इस कॉलम का हेडर है वो पी है। और इस रो का अगर रो नंबर देखें तो वो 13 है, 12 है, सॉरी। सो P12, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस होगा P12। तो इसी तरीके से एक्सेल की स्प्रेडशीट में हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। और ये यूनिक एड्रेस ही इस स्प्रेडशीट को एक मैजिकल शीट बनाता है। और इस एड्रेस को हम बहुत तरीकों से बाद में अपनी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। एक चीज की यहाँ पर आपको डिफरेंस के बारे में बता दूं। एक चीज होती है कि उस सेल के अंदर क्या कंटेंट है, और एक चीज होती है उस सेल का एड्रेस। उस सेल के अंदर कौन सा कंटेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एड्रेस हमेशा ही वही रहेगा और एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। उस सेल में आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, या किसी और तरीके का डेटा भी हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, डेट का डेटा भी हो सकता है। लेकिन उस सेल का जो एड्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और उस सेल के जो एड्रेस को हम जो पहचानते हैं वो उस कॉलम के हेडर और उस रो के नंबर का जो इंटरसेक्शन है उससे पहचानते हैं। जैसे कि इस सेल का एड्रेस P12 है। और इस एड्रेस को जो भी कोई सेल एक्टिव सेल होती है, अगर इस सेल में लेट से हमारा कर्सर है तो हम उस सेल को के एड्रेस को यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एड्रेस बार होता है यहाँ पर आप इसको एड्रेस दे सकते हैं। इसको हम बोल रहे हैं सेल एड्रेस। तो इस बार में यहाँ पर दिखेगा आपको। और जैसे ही आप कर्सर इसमें मूव करेंगे, हम अभी देखेंगे अपने प्रैक्टिकल में, अभी हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये P12 इस सेल का एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप राइट साइड में FX लिखा हुआ दिख रहा है, इसके अलग जब कोई वैल्यूज आप यहाँ पर सेल का एड्रेस दिखता है और यहाँ पर उस सेल में जो भी वैल्यू होगी FX के आगे, यहाँ पर वो वैल्यू या फॉर्मूला या फंक्शन जो भी आपने यूज किया हुआ है वो यहाँ पे विजिबल होगा। अभी हम खाली विंडोज को समझ रहे हैं, इसे एक्चुअल में ये कैसे प्रैक्टिकली होता है ये अभी हम देखेंगे। तो हमने बात कर ली है एप्लीकेशन विंडो के बारे में, हमने बात करी है डॉक्यूमेंट विंडो और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो हमने किया है कि जो स्क्रीन आपको पूरी की पूरी दिख रही है इसे हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट्स के एक वर्कशीट को अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कॉलम हेडर से मिलकर बना होता है जो ABCD से शुरू होकर आगे तक चलते हैं। करीब 16,000 से भी ज्यादा कॉलम्स एक वर्कशीट में होते हैं। इसी तरीके से हर एक रो का एक नंबर होता है जिसे हम रो नंबर कहते हैं। और कॉलम हेडर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन से जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी वर्कशीट की, जिसको हम सेल कहते हैं, उसका एड्रेस आइडेंटिफाई होता है। और सेल की वैल्यू से एड्रेस का कोई लेना देना नहीं होता है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन एड्रेस हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, और एड्रेस चेंज नहीं होता है। और आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एड्रेसिंग। और इस एड्रेसिंग को, चूंकि अगर आप इसके रो नंबर्स और कॉलम हेडर्स को आप समझ गए हैं तो एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को भी समझने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो आगे आइए चलते हैं और समझते हैं एड्रेसिंग को। अभी हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। तो जब हमने देखा कि एक जो स्प्रेडशीट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक सेल है, और हर एक सेल को हम एक एड्रेस के द्वारा पहचानते हैं, वो एड्रेस उसके कॉलम हेडर और रो नंबर से आइडेंटिफाई होता है। अब इस एड्रेस को, सेल के इस एड्रेस को हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। सो एक्सेल में बेसिकली 3 तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं। अभी आप व्यूअर्स बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हम उसका
डेमो के द्वारा उसे समझेंगे प्रैक्टिकली कि उसे करते कैसे हैं, उसे यूज कैसे करते हैं। तो पहली चीज होती है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या होता है कि जब आप किसी भी सेल में, तो हम समझ गए कि स्प्रेडशीट में सेल क्या होती है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उसको हम एक एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब किसी भी सेल में, तो सेल में दो चीज हो सकती हैं, या तो आप उसमें वैल्यू एंटर कर रहे हैं या फॉर्मूला और फंक्शन एंटर कर रहे हैं। पहली चीज समझिए कि एड्रेसिंग कहाँ पे यूज होगी। एड्रेसिंग हमेशा यूज होगी जहां पर आप किसी सेल में डायरेक्ट वैल्यू ना एंटर करके आप एक वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो डायरेक्ट वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वैल्यू किसी कैलकुलेशन के रिजल्ट के रूप में वहां पर आएगी। और अगर आप किसी कोई कैलकुलेशन ऑब्वियसली आप यूज करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए आप एक्सेल में दो चीजें यूज करते हैं। एक तो होता है फॉर्मूला और दूसरा होता है फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन में हम डिटेल में बाद में जाएंगे। पहले हम अभी एड्रेसिंग पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चाहे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे आप फंक्शन यूज कर रहे हो, दोनों में ही आप एड्रेसिंग यूज करते हैं। तो वो एड्रेसिंग कितने तरह की होती है एक्सेल में? बेसिकली अगर मोटा मोटा हम देखें, कुछ लोग इसको तीन या चार तरह की भी बताते हैं, पर ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो हम तीन तरीके से इसे समझ सकते हैं। पहली चीज है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है व्यूअर्स? जब आप किसी सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन एंटर करते हैं, और उस फॉर्मूले या फंक्शन को आप उस कॉलम हेडर में नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, या उस रो में आप राइट में ड्रैग करते हैं, या फिर आप उस कॉलम में उसको अप 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 साइड में ले जाते हैं, या लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, या राइट साइड में ले जाते हैं, या डाउनवर्ड्स ले जाते हैं, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाता है उस सेल के एड्रेस को। जिस सेल का एड्रेस को आपने उस फॉर्मूले में रेफर किया हुआ है, वो एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होते जाता है। उस चेंज को ही हम, जो इसलिए चूंकि आप इसके नाम से भी समझ पा रहे हैं, इसका नाम हमने इस एड्रेसिंग का दिया हुआ है रिलेटिव एड्रेसिंग। और इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सिर्फ आप अभी कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि अगर आपके किसी सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन यूज किया हुआ है, ऑब्वियसली फॉर्मूले और फंक्शन में आपने कोई एड्रेस यूज किया हुआ होगा। तो होता क्या है कि जब इस फॉर्मूले को आप ड्रैग करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और एक्सेल में चूंकि एक ग्रिड है, तो आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, अप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं। जब फॉर्मूले को आप किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाएंगे, तो वो रिलेटिवली चेंज हो जाएगा। जैसे A1 से अगर आप A2 में ले जा रहे हैं, तो और आपने P1 को यूज किया हुआ फॉर्मूले में, तो जैसे ही आप उसे डाउन की तरफ ले जाएंगे, तो P1 से P2 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट में अगर ले जाएंगे, तो पी से क्यू हो जाएगा। लेफ्ट में ले जाएंगे तो ओ, पी से पहले कॉलम कौन सा आता है, ओ हो जाएगा। इसी तरीके से वो चेंज रिलेटिवली चेंज हो जाता है, एड्रेस भी रिलेटिवली चेंज होता रहता है। और यही है रिलेटिव एड्रेसिंग। दूसरी चीज होती है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अब रिलेटिव एड्रेसिंग में अगर मैं बात करूं, तो रिलेटिव एड्रेसिंग सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली होती है। ऐसे सिनेरियोज बहुत कम होते हैं कि जहां पर आपको फॉर्मूला ड्रैग करना होता है, लेकिन आप उसके रेफरेंस को ड्रैग नहीं करना चाहते, आप उसको फिक्स करना चाहते हैं। तो ये एक रिलेटिव एड्रेसिंग मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ एड्रेसिंग है। दूसरी चीज में चलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। सेकेंड टाइप ऑफ एड्रेसिंग होती है एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अब चूंकि जैसे कि मैंने कहा, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव एड्रेसिंग यूज होती है। फॉर्मूला को जैसे ही आप ट्रैक करेंगे, उसके रेफरेंस, उसके जो सेल के जो उस फॉर्मूले में जो आपने रेफरेंस दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, बेस्ड ऑन कि आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, या अप जा रहे हैं, या डाउन जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला चेंज होता है। लेकिन अगर कैसी कोई ऐसी सिचुएशन आपको आती है, और हम उसको डेटा में समझेंगे, सिनेरियो में समझेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस होती है जहां पर आप चाहते हैं कि जब फॉर्मूला आप ड्रैग करें, तो उसके जो रेफरेंस है वो चेंज ना हो। आप इतना समझिए कि जब हम किसी फॉर्मूले को फिक्स कर देते हैं, यानी कि जब हम उसे ड्रैग करते हैं लेफ्ट, राइट, अप या डाउन, उसके एड्रेस में, उसमें जो एड्रेस यूज हुआ हुआ है वो चेंज ना हो, उस तरह की एड्रेसिंग को हम एब्सोल्यूट या फिक्स्ड एड्रेसिंग कहते हैं। दोस्तों, ये वाला जो एड्रेसिंग मोड है काफी कम यूज होता है, बट इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है, और इसे हम समझेंगे अपने प्रैक्टिकल में। थर्ड वाला जो एड्रेसिंग होती है वो मिक्स्ड एड्रेसिंग होती है, और ये भी काफी कॉमनली यूज होती है। क्योंकि व्यूअर्स,
बहुत सारे फॉर्मूला और फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पर आपको कुछ चीजें, तो जब फॉर्मूला आप मूव करते हैं, कुछ चीजें आप चाहते हैं कि मूव हो जाएं, कुछ रेफरेंसेस मूव हो जाएं, कुछ एड्रेसेस मूव हो जाएं, कुछ एड्रेसेस मूव ना हो। यानी कि कुछ को आप रिलेटिव रखना चाहते हैं और कुछ को आप फिक्स्ड रखना चाहते हैं। तो इस तरह का जो हाइब्रिड एड्रेसिंग मोड आप यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड एड्रेसिंग। आशा करता हूँ व्यूअर्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस एक्सेल में जो पहले, तो सबसे पहले जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन में बेस्ड होते हैं। और फॉर्मूला और फंक्शन में चूंकि हम एड्रेसेस, सेल के एड्रेसेस, रेंज के एड्रेसेस या फिर वर्कबुक के एड्रेसेस यूज करते हैं। ये एड्रेसेस, जैसे कि मैंने कहा, सेल का एड्रेस या सीट का एड्रेस या वर्कबुक का एड्रेस, इससे आप कंफ्यूज ना होए, हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, उससे बड़ी यूनिट रेंज है, उससे बड़ी यूनिट आपकी सीट है, सीट से बड़ी यूनिट वर्कबुक है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि एक एक्सेल की जो पेज ओपन होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और उसके अंदर सीट होती है और कई सारी वर्कशीट होती है, और वर्कशीट आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। चूंकि हम बात कर रहे थे अभी एड्रेसिंग में, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑल एड्रेसेस आर रिफरेंस्ड बाय अ कॉलम हेडर एंड नो नंबर। तो हमने ये समझ लिया था पहले ही कि कोई भी एड्रेस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उस पर्टिकुलर हेड कॉलम के हेडर को देखते हैं और उस पर्टिकुलर रो के नंबर को देखते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो इंटरसेक्शन बनता है, उसी से उसको एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन एड्रेस सिर्फ एक सेल का नहीं होता। एड्रेस एक रेंज का भी हो सकता है, एक सीट का भी हो सकता है, वर्कबुक का भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि एड्रेस आप सेल का भी दे सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक रेंज का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इवन के आप वर्क बुक का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसे कैसे करते हैं हम आगे सीखेंगे। और दूसरा पॉइंट, एक जानने वाली चीज यहाँ पर जरूरी ये है कि एड्रेस वैल्यू इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेल में दो चीज हो सकती है, या तो आप उसमें वैल्यू एंटर कर रहे हैं, और या फिर उसमें आप फॉर्मूला या फंक्शन यूज कर रहे हैं। सेल का अपना एक एड्रेस है, लेकिन सेल में एक वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं तो वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन उस सेल में अगर आप कोई फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस सेल का अपना इंडिविजुअल एड्रेस तो है ही है ही। उसके साथ साथ उसमें जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें आप किसी और सेल का, किसी और रेंज का या वर्कबुक का एड्रेस यूज कर रहे हैं। और यही होता है उसका, यही मतलब है वैल्यू इंडिपेंडेंट का, कि उस सेल में क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस सेल में जो फॉर्मूला या फंक्शन आपने यूज किया है, उसमें क्या एड्रेस यूज किया है, एड्रेसिंग उसके ऊपर बेस होती है। और वो एड्रेसिंग या तो रिलेटिव एड्रेसिंग होगी जो आपने यूज की होगी, या फिर वो एब्सोल्यूट होगी, या फिर वो हाइब्रिड काइंड या मिक्स्ड एड्रेसिंग होगी फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था व्यूवर्स आपको, कि सीट में, एक वर्कबुक में कई सीट हो सकती हैं, और सीट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उस पर हम अभी आएंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि हर एक सीट के हेडर्स होते हैं। ये जो कॉलम हेडर्स आप देख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी, अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो ये कॉलम सेलेक्ट होते जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम हेडर, क्योंकि ये कॉलम का हेडर है। जैसे ए एक इस कॉलम का हेडर है, डी इस कॉलम का हेडर है, इसी तरीके से हर एक रो का एक नंबर है। लाइक ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 5 है, ये रो नंबर 8 है, 10 है, इसी तरीके से। लेट्स से अगर हम किसी सेल को आइडेंटिफाई करना, जैसे ये 52, अगर मैं इसको बोलता हूँ, जिस सेल में भी हमारा कर्सर ये आपका इस तरह से रेक्टेंगल दिखता है, वही सेल हमारी एक्टिव सेल कहलाती है। जैसे कि मैं एक्टिव सेल इसको कर रहा हूँ अभी, तो ये कॉलम डी की रो नंबर 17 है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखेंगे आप, कॉलम डी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 17 दिखाई दे रहा है। तो एड्रेस बार में उस सेल का एड्रेस दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं, अगर मैं अप मूव करूंगा, तो आप यहाँ देखिए कॉलम में, चूंकि मैं कॉलम मूव नहीं कर रहा हूँ, कॉलम डी ही है मेरा, लेकिन मैं रो नंबर पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे देखिए आप एड्रेस बार में चेक करिए, रो नंबर चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कॉलम भी चेंज करूंगा तो यहाँ पर कॉलम सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, इस तरीके से ये चीजें चेंज होती रहती है। तो ये होती है कि स्मॉलेस्ट, ये एक सेल हो गई। तो हमने कॉलम हेडर्स को समझ लिया, हमने रो नंबर्स को समझ लिया, हमने एक्टिव सेल को समझ लिया, उसके एड्रेस बार को समझ लिया। और उस सेल का चूंकि एड्रेस हमें यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन उस सेल में
अगर फॉर्मूला यूज हुआ है तो फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा, और अगर वहां पे कोई वैल्यू है, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ से वो के यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिख रही है, क्योंकि उस सेल में वैल्यूज है। जिस सेल में फॉर्मूला होगा वहां पे फॉर्मूला नजर आएगा, या फंक्शन होगा तो फंक्शन नजर आएगा। अभी तक हम समझ गए, तो ये हम डॉक्यूमेंट विंडो के कंपोनेंट्स, कॉलम हेडर्स, रो नंबर्स, सेल, एक्टिव सेल, और सेल के अंदर वैल्यू होती है तो वैल्यू दिखाई देगी यहाँ पर, फंक्शन होगा या फॉर्मूला होगा तो फंक्शन या फॉर्मूला यहाँ पर नजर आएगा। आइए अब समझ लेते हैं एड्रेसिंग को। हम लोग बात कर रहे थे एड्रेसिंग के ऊपर। देखिए किसी भी सेल में अगर कोई फॉर्मूला होता है, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, ये लीजिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मेरे पास कुछ लेंडर्स हैं, जैसे कि एक लिस्ट है, इस लिस्ट को समझिए, कुछ नहीं है इस लिस्ट में। मैंने किसी लेंडर्स के नेम लिखे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि मैंने उन्हें लेंडर्स को कुछ कुछ अमाउंट्स लोन पे दिया हुआ है, और हर एक से जो इंटरेस्ट है वो 10% एनुअल इंटरेस्ट है। सो जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बन जाएगा, उस अमाउंट का 10% इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है इक्वल टू। सो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आप इक्वल टू करके लगाते हैं, जैसे इक्वल टू, और यहाँ पे सेल का एड्रेस देते हैं। देखिए मैं दे रहा हूँ कि ये अमाउंट उठाना है इसने B4 से, और मल्टीप्लाई करना है इस 10% से, यहाँ से C4 से। तो अगर आप देखेंगे इस सेल की वैल्यू तो 1000 कैलकुलेट हो गई आगे, क्योंकि 10,000 का 10% इज 1000। और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है, ये D4 सेल है, इसका एड्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है। इस सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगा हुआ है जिसमें हमने एड्रेस दिया हुआ है, यही एड्रेसिंग है। ये एड्रेसिंग है आपका B4 into C4। सो B4 में जो वैल्यू होगी और C4 में जो वैल्यू होगी, उसको ये मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। यही ब्यूटी है एक्सेल की। और ये ब्यूटी देखिए, एड्रेसिंग का क्या बेनिफिट है, जैसे मैंने कहा था कि ये वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आपने एड्रेस दिया हुआ है B4 और C4 का, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इंटरेस्ट को की वैल्यू को यहाँ पर 10 से 15% कर देंगे, तो ये कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसने 10% नहीं लिया हुआ था, बल्कि इसके एड्रेस को लिया हुआ है। इस सेल में जो भी वैल्यू चेंज होएगी, या इस सेल में और इस सेल में, दो सेल का एड्रेस हमने वहां पर यूज किया था, इन दोनों का, इन दोनों की अगर कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है। ये फंक्शन, ये इन सेल की एड्रेस पर डिपेंडेंट है, ना कि इनकी वैल्यू पे। तो इन सेल की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी, इस फॉर्मूले का रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसको ही कहते हैं वैल्यू इंडिपेंडेंट। अब देखिए कॉपी करते हैं इस फॉर्मूले को, क्या होता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इस सेल को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एक एक छोटा सा हैंडल दिखता है आपको, ये देखिए। अगर मैं माउस पॉइंटर इस पे लेके आता हूँ तो इसको बोलते हैं हम फिल हैंडल या हैंडलर। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या देखेगा कि यहाँ से फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली ड्रैग कर देगा नीचे तक। और ये कहाँ तक ड्रैग करेगा, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि लेफ्ट साइड में कहाँ तक की रेंज फिल हुई है, वहां तक ऑटोमेटिकली ड्रैग कर देगा फॉर्मूले को। दूसरा तरीका इसका ये कि आप यहाँ पे लाके हैंडल को यहाँ से ड्रैग करते हुए वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपने फॉर्मूला ड्रैग करना है। अगर आप देखिए यहाँ पर, अब रिलेटिव एड्रेसिंग को हम समझ रहे हैं। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर हम किसी सेल में कोई एड्रेस है, और उस किसी सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन है, और उस फॉर्मूला और फंक्शन को अगर हम ड्रैग करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज। इस सेल में देखिए हमने लिखा हुआ था B4 into C4, लेकिन जैसे ही हमने इसे नीचे ड्रैग किया, ये B4 की जगह B5 हो गया, C4 की जगह C5 हो गया, इसी तरह से C6 B6 या C6 हो गया, B7 C7 हो गया, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरीके से। और लेट्स से अगर आपको यहाँ पर, आइए व्यूवर्स अब इसको थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इस सेल में मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जिसमें हमने लिखा है सम D4 to D6। सो इसका मतलब है, ये जो रेंज साइन देख रहे हैं, इस साइन का रेंज मतलब होता है रेंज साइन, और इस रेंज साइन से ये जो है, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, और यहाँ पर सम हो गया है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यहाँ राइट भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे लोन अमाउंट का भी सम आ जाए, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर भी रख दिया। तो यहाँ आइए फ्रेंड्स अब समझ लेते हैं मिक्स फिक्स एड्रेसिंग को। जैसे कि
व्यूअर्स, मुझे सिर्फ ये कॉलम यहाँ पर बॉदर कर रहा है इसमें कि एक ही वैल्यू है इस सेल में, लेकिन बार बार ये रिपीट हो रही है, और इसको मैं अगर इस टेबल से हटाना चाहता हूँ तो वो सेम टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, दूसरी टेबल, और उसमें भी मैंने सेम ही कॉलम्स रखे हुए हैं। सिर्फ मैंने क्या किया है कि इस सेल को मैंने जो है चेंज कर दिया है, और मैंने क्या किया है, दिस इंटू दिस प्लस दिस मैंने कर दिया यहाँ पर, जो आपका वही चीज आ रही है, देखिए। और यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग कर दिया और 7 ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं दोनों टेबल में सेम ही वैल्यूज आ रही हैं। 78750 और 603750 यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जो लोन अमाउंट है ये भी सेम नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या चेंजेस हुआ है व्यूअर्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, एनुअल रेट और इंटरेस्ट के लिए एक अलग रो में यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, और सिर्फ वन टाइम लिखी है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया, देखिए क्या चेंजेस किया है इसमें। यहाँ पर हमने किया है J6 इंटू $के $2। ये जो डॉलर टेक्निक है, इसी टेक्निक को यूज करते हैं, हम फिक्स करते हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए हटा देता हूँ। J6 इंटू दिस हमने किया, एंटर किया। अभी अगर आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, तो यहाँ पर वैल्यूज गड़बड़ा जाएगी, आपकी ठीक नहीं आएगी। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेटिव रेफरेंसिंग जब बाय डिफॉल्ट होती है, तो ये रिलेटिव रेफरेंसेस देखिए, यहाँ से K2 से K3 में आ गया, K3 में कोई वैल्यू नहीं है तो उसको वैल्यू नहीं मिली, तो इसलिए किया। तो हम चाहते थे कि K2 हमारा फिक्स रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, K2 में जाएंगे, और यहाँ पर आप F4 की प्रेस कर दोगे, या मैनुअली आकर के भी यहाँ आप K से पहले, कॉलम नेम से पहले और रो नंबर से पहले आप डॉलर साइन लगा देंगे। और अब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये देखेंगे आप पूरी तरीके से आपका जो है वैल्यूज बिल्कुल सही ड्रैग हो गई। और यहाँ देखिए, आप इसको F2 करके देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये आप नीचे जब फॉर्मूला ड्रैग हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो आपका रो नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन K2 चेंज नहीं हो रहा है। K2 को हमने फिक्स कर दिया है। इसी को व्यूवर्स आप कहते हैं फिक्स एड्रेसिंग। और इस फॉर्मूला में हम दोनों तरह की एड्रेसिंग यूज हो रहे हैं। जैसे लेफ्ट में J6 J7, जैसे नीचे हम करेंगे तो J6 J7 J8 एंड सो ऑन होता जाएगा। लेकिन जब इसको नीचे इधर की साइड में देखेंगे आप, तो K2 का K2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला बार में आपको विजिबल हो रहा है। इसी को कहते हैं फिक्स्ड एड्रेसिंग। तो रिलेटिव एड्रेसिंग और फिक्स्ड एड्रेसिंग भी आपने समझ लिया है, और आप ये भी समझ गए हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को यूज करने के अपने क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, फिक्स एड्रेसिंग को यूज करके आपने डेटा की रिपीटिशन को कम कर दिया, आपने इस पॉसिबिलिटी को कम कर दिया कि कभी अगर आपने इसको 25% पे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आपने 25% करके जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने लेट से अगर यहाँ चेंज करना है, 25 आपने किया, तो ये सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ है। पूरे नीचे तक चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल C करके इसको नीचे तक लाना पड़ेगा। और अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है या ज्यादा है, तो हो सकता है कहीं पर आप कोई मिस्टेक कर दे, कोई चीज मिस कर दे, और वो आपसे भूल हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए, डेटा को रिपीटिशन कम करने के लिए, उसको वैल्यूज के रिपीटिशन को कम करने के लिए, और कोई मिस्टेक ना हो, एक्यूरेसी को ड्राइव करने के लिए, हम जो है फिक्स एड्रेसिंग का यूज कर लेते हैं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपको आज एक्सेल की एप्लीकेशन प्लस एड्रेसिंग मोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिप्लाई करूं आपको, और आपके सवालों के जवाब आपको दे सकूं। धन्यवाद।